हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमनदीय स्थलाकृतियों के इस पार्ट 2 के वीडियो के बारे में। इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। वीडियो को टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके तीनों पार्ट अवश्य देखें, क्योंकि ये टॉपिक जो है 3 पार्ट में बनाया गया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। आइए अब हम चलते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म से किस किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स। हिमनद के अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक कार्यों को सम्मिलित रूप से हिमानीकरण या ग्लेशियरीकरण ग्लेशिएशन कहते हैं। दिमार्तोनी महोदय ने हिमनद के अपरदन संबंधी एक सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन किया है, जिसे हिमनद अपरदन का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि दिमार्तोनी महोदय ने एक सिद्धांत बनाया है हिमनद से के अपरदन से संबंधित, जिसको हिमनद अपरदन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपरदनात्मक स्थल रूप है उसमें सबसे पहला है यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली। इससे तात्पर्य है कि जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा तली सपाट तथा चौरस होती है। हिमनदों की घाटियां अंग्रेजी का जो अक्षर है यू उससे मिलती है, इसीलिए इसको यू आकार की घाटियां जो है वो कहा जाता है। इंग्लैंड की रेडियन घाटी, कैलिफोर्निया की यीसेमाइट घाटी तथा स्विट्जरलैंड की लॉटेड ब्रुनेन घाटी हिमानी की प्रमुख घाटियां हैं। यहाँ हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यू आकार की घाटी है उसका निर्माण जो है होता है। ये अंग्रेजी का जो अक्षर है यू से मिलती है, इसलिए इसको यू आकार की घाटी कहा जाता है। यहाँ इस स्लाइड में हम इन दोनों पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यू शेप वैली है वो दिखलाई देती है। सेकंड है लटकती घाटी या हैंगिंग वैलीज। जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जो मुख्य हिमनद घाटी है उससे ठीक ऊपर जो छोटा हिमनद है सहायक घाटी के रूप में उसके ऊपर लटकता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण से इन्हें लटकती घाटियां या निलंबित घाटियां या बहिर्लंबी घाटियों के नाम से जाना जाता है। हिम के पिघल जाने पर इन लटकती घाटियों से जल निचली घाटी में गिरता है तो प्रपात यानी कि वाटरफॉल का निर्माण जो है वो होता है। इस कारण लटकती घाटियों को प्रपातिक घाटियां भी कहा जाता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये तो है, ये मुख्य हिमनद है और ये इसके ऊपर जो हैंगिंग वैली है लटकती घाटी है वो इसके ऊपर ठीक दिखलाई दे रही है। और जब पानी पिघलता है नीचे की गिरता है तो इसको वाटरफॉल के रूप में भी यहाँ ये गिर रहा है। इस तरह की जो शेप है उसको लटकती घाटी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊपर से हिमनद जो आके ये इस मुख्य हिमनद में मिल रहा है। थर्ड है सर्क या हिमगह्वर। सर्क हिमनद घाटी के शीर्ष भाग पर, यानी कि जो टॉप वाला भाग है, ऊंचाई वाला भाग है, पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का एक विशाल गहरा गर्त या खड्डा होता है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। यानी कि जो सर्क है उससे हमारा ये तात्पर्य है कि हिमनद के टॉप के ऊपर, शीर्ष के ऊपर एक कटोरे के आकार का ये बहुत ही गहरा खड्डा होता है, जिसके किनारे जो है वो खड़े ढाल वाले होते हैं। देखने पर सर्क अर्ध रंगमंच के समान जो है वो लगता है। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी से मिलता जुलता है। सर्क प्राय हिम से भरे रहते हैं, इसी कारण इन्हें हिमगह्वर या हिमागार या हिमगर्त के नाम से जाना जाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सर्क सदैव हिम से भरे रहते हैं। हिम के पिघल जाने पर ये खुले गर्त के रूप में होते हैं, जिनमें कभी कभी जल भर जाने से झील का निर्माण जो वो हो जाता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है
कि जो सड़क है उनमें हमेशा पानी भरा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें हिम जो है पिघल जाती है और पिघलने के बाद में पानी जो है वो झील के रूप में उसमें दिखलाई देता है। सड़क को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में इसे कार के नाम से, स्कॉटलैंड में कॉरी, वेल्स में सीपॉन, नॉर्वे में बॉटन तथा स्कैंडिनेविया में बॉन्टेन कैजल के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि विश्व के अलग अलग भागों में इससे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो सड़क या हिमगवर है वो किस प्रकार की एक आकृति है वो दिखलाई देती है। इस स्लाइड में हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है टांड। टांड की बेसिन में अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण चट्टानी तली में अपर्दन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। इस तरह सड़क की बेसिन में एक सेल बेसिन, रॉक बेसिन का निर्माण होता है। यानी कि सड़क से हमारा ये तात्पर्य है कि हिम के बहुत ज्यादा दबाव और बहुत अधिक गहराई के कारण चट्टान की जो तली है पेंदा उसमें अपर्दन के कारण से एक खड्डा बन जाता है, और इस तरह के जो बेसिन है इसी को रॉक बेसिन से इसका निर्माण जो हो जाता है। जब हिम पिघलकर अदृश्य हो जाती है तो इस सेल बेसिन में जल भर जाता है, जिससे एक छोटी झील का निर्माण हो जाता है। इस झील को सर्क झील या टॉन के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम इसमें स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर ये टॉन है किस एक प्रकार का खड्डा, और उसमें हिम पिघलने के बाद में पानी एकदम से इसमें दिखलाई देता है। यहाँ पर भी इस फोटो में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो टांड की जो आकृति है वो दिखलाई देती है। नेक्स्ट है अरेत या कटक। पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार यानी कि सर्क एक दूसरे की ओर सरकने लगते हैं तो उनके मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला होने लगता है। धीरे धीरे पूर्ण विकसित चोटी का निर्माण होता है, जिसका ऊपरी भाग अत्यधिक नुकीला होता है। इसका आकार कंघी या आरे के दांतों के समान होता है। इस तरह के नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरेत या अरेटी के नाम से जाना जाता है। इनकी जो पर्वतीय भागों में जो पहले सर्क का निर्माण होता है और ये सर्क एक दूसरे की ओर जो है ये सरकने लगते हैं, लेकिन उनके जो बीच का जो भाग है, मध्य का जो भाग है वो अपर्दित होकर एकदम से नुकीला हो जाता है और धीरे धीरे पूर्ण विकसित चोटी का निर्माण जो इससे हो जाता है। और उसका ऊपरी भाग बहुत ही ज्यादा नुकीला होता है और इसका आकार जो है देखने में कंघी या आरे के दांते के समान होता है। इसी कारण से इसको अरेत या अरेटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि अरेत और अरेटी है किस प्रकार से धरातल पर दिखलाई देते हैं। यहाँ इसमें हम स्लाइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हॉर्न या गिरिसन। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर यानी किनारों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा जब निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटने लगते हैं तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न या गिरिसन के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहाड़ी भागों के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं और निरंतर अपघर्षण की वजह से पीछे की ओर हटते जाते हैं और एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण जो है वो हो जाता है। इस तरह की नुकीली चोटी को ही हॉर्न या गिरिसन के नाम से जानते हैं। जब एक पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित होकर मिल जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। इस तरह के मार्ग को पॉल या हिमालय दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हॉर्न है वो हमें दिखलाई देता है इस स्लाइड में भी, और इस स्लाइड में इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि हॉर्न की जो आकृति है वो धरातल पर किस प्रकार से दिखलाई देती है। यहाँ पर इस स्लाइड में जो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत है उसमें मेटर हॉर्स जो है उसका लोकेशन जो है ये आल्प्स पर्वत है, और यहाँ पर ये मेटर हॉर्न का जो है लोकेशन जो इस स्लाइड में दिखलाई गई है कि किस प्रकार से स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत में जो मेटर हॉर्न है उसकी लोकेशन किस प्रकार की है और किस प्रकार से ये दिखलाई देता है।
नेक्स्ट है नुनाटक। विस्तृत हिम क्षेत्र या हिम नदों के बीच ऊंचे उठे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं, इन्हें नुनाटक कहा जाता है। इनके हिम क्षेत्रों में या हिम नदों के बीच ऊंचे उठे हुए जो टीले होते हैं और चारों ओर से ये हिम से या बर्फ से घिरे रहते हैं, इन्हें नुनाटक के नाम से जाना जाता है। नुनाटक हिम क्षेत्र या हिमनद की विशाल हिम राशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं। ये विशाल हिम राशि के बीच ऐसे लगते हैं कि ये कोई बिखरे हुए द्वीप हो, इसी कारण से नुनाटक को हिमांतर द्वीप भी कहते हैं। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नुनाटक जो है वो दिखलाई देते हैं। नेक्स्ट है श्रिंपुच, क्रेक एंड टेल। जब किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग, वॉल्केनिक प्लग ऊपर गांठ के रूप में निकला रहता है, तो जिस ओर से हिमनद आता है उस ओर प्लग या बेसाल्ट के उठे भाग पर स्थित मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपर्दन हो जाता है तथा ढाल उबड़ खाबड़ खड़ा हो जाता है। इनकी हिम वाले क्षेत्रों में विशेषकर बेसाल्ट या ज्वालामुखी के ऊपरी गांठ के रूप में कुछ भाग जो है वो निकला रहता है और जिधर से हिम आता है उस ओर प्लग या बेसाल्ट के उठे भाग पर से मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपर्दन हो जाता है तथा ढाल जो ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। ढाल से होकर जब हिमनद बेसाल्ट से उठे भाग या प्लग को पार करके दूसरी ओर उतरने लगता है तो प्लग के साथ संलग्न दूसरी और मुलायम सेल का अपर्दन जो है कम हो पाता है, क्योंकि हिमनद द्वारा यहाँ पर सेल को एक तरह से प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाता है। इसी कारण दूसरी ओर का ढाल हल्का तथा मंद होता है। यह हल्का ढाल दूसरी ओर विस्तृत रहता है तथा देखने में बेसाल्ट की ग्रीवा या सुरंग के पीछे संलग्न एक लंबी पूंछ के समान जो वो लगता है। इस तरह बेसाल्ट या प्लग वाले ऊंचे भाग को सुरंग तथा उसके पीछे वाले भाग को जो वो पूंछ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको सुरंग पूंछ के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो किस प्रकार की अलग अलग पिक्चर्स में ये दिखलाई देती है, क्योंकि हमेशा जो है शेप एक जैसी नहीं दिखलाई देती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में जो है ये अलग अलग प्रकार से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है भेड़ पीठ सेल या रोस मोटेनी। हिमानीकृत क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिम अपर्दित शिलाएं होती हैं जो कि दूर से देखने पर ऐसे प्रतीत होती है मानो कोमल ऊंट वाली भेड़ जो है वो बैठी है। यानी कि हिमानी क्षेत्रों में अपर्दित जो शैलें हैं वो इस प्रकार से लगती है दूर से कि जैसे कोमल ऊंट वाली जो भेड़ है वो बैठी हो। सन 1804 ईस्वी में डी सागर महोदय ने इस प्रकार के टीलों को रोस मोटेनी का नाम जो है वो दिया है। और यहाँ हम इसमें स्लाइड में देख सकते हैं कि जो रोस मोटेनी है वो देखने में किस प्रकार का लगता है। नेक्स्ट है हिम सोपान, ग्लेशियर स्टेरवे। घाटी हिमनद के अपर्दन द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क के बाद सर्वाधिक आकर्षक किंतु आश्चर्य करने वाला स्थल रूप हिम सोपान होता है। इनके वृद्धाकार रूप के कारण इन सोपानों को दैत्याकार सोपान, ग्रैंड स्टेरवे और सिल्कोपियन स्टेयर्स कहते हैं। हिम सोपानों के पास क्लिफ के पास के सिरे गहरे होते हैं। हिम के पिघल जाने पर इन खड्डों या गर्तों में जल एकत्रित हो जाने के कारण एक छोटी सी झील का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को पेटरनॉस्ट झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हिम सोपान जो है वो देखने में इसकी जो आकृति है, शेप जो है वो किस प्रकार की दिखलाई देती है। फियोर्ड, उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। उच्च अक्षांश है उनमें जो जलमग्न हिमानीकृत घाटियां हैं उनको फियोर्ड कहा जाता है। ये मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे आदि में अधिकता से देखने को ये मिलती है। इसी के साथ में ग्लेशियर लैंडफॉर्म का पार्ट 2 वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी भी बुक की स्टडी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ एक ऐप का नाम दिया गया है माई बुकलो ऐप। यहाँ से आप जो है पीडीएफ नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसका जो पार्ट 3 है उसको आप अवश्य देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में बनाया गया है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।